क्या किसी इंसान को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है? फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा, घड़ी को आगे पीछे घुमाया, आंखें बंद करवाईं और इंसान वही करने लगा जो हिप्नोटिस्ट ने कहा। लेकिन क्या असल जिंदगी में भी हिप्नोसिस ऐसे ही काम करता है? हाल ही में ध्रुव राठी ने इसी टॉपिक पर लगभग 25 से 30 मिनट की पूरी वीडियो बनाई है, लेकिन आपका समय बचाने के लिए मैंने उस पूरी वीडियो को 3-4 मिनट में शॉर्ट करके उसके मुख्य पॉइंट्स आपके लिए आसान भाषा में समझाए हैं। और एक जरूरी बात, जहां उनकी वीडियो की कोई इन्फॉर्मेशन मुझे ओवर सिंप्लीफाइड या टेक्निकली गलत लगी, वहां मैं आपको करेक्शन भी बताऊंगा, ताकि आपको सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सही इन्फॉर्मेशन मिले। शुरुआत करते हैं एक रियल केस से। 1998 में अमेरिका में जिल वार्गनियर नाम की एक महिला ने एक मर्डर के बाद 2 लोगों को देखा था। उसने दोनों लोगों को व्हाइट मेल्स विद लॉन्ग हेयर के रूप में डिस्क्राइब किया था। बाद में पुलिस ने उसे कई फोटोग्राफ्स दिखाई, लेकिन जिल ने चार्ल्स फ्लोरस को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन लगभग 13 महीने बाद वही जिल कोर्ट में फ्लोरस को आइडेंटिफाई कर देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस आइडेंटिफिकेशन से पहले जिल की हिप्नोसिस करवाई गई थी और इस दौरान लीडिंग सजेशंस भी दी गई थी। बाद में आइडेंटिफिकेशन की रियलाइबिलिटी पर भी गंभीर सवाल उठे। इस केस में फिजिकल एविडेंस भी नहीं था जो फ्लोरस को मर्डर से सीधे जोड़ता हो, और यही केस हमें हिप्नोसिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तक ले जाता है। क्या हिप्नोसिस हमारी मेमोरी को ज्यादा एक्यूरेट बनाता है? बिल्कुल नहीं। हम अक्सर मेमोरी को एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह समझते हैं। हमें लगता है कि हमने जो कुछ देखा वो हमारे दिमाग में बिल्कुल उसी तरह से हो गया है, लेकिन ह्यूमन मेमोरी रिकॉर्डिंग नहीं है। मेमोरी को हम हर बार रिकॉल करते समय रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और अगर उस समय कोई हमें सजेस्ट करे कि शायद ऐसा हुआ था, तो हमारा दिमाग कभी कभी उस सजेशन को अपनी मेमोरी का हिस्सा बना सकता है। इसे फॉल्स मेमोरी कहा जाता है, और रिसर्च बताती है कि हिप्नोसिस मेमोरी को मैजिकली रिवाइंड करके एग्जैक्ट घटना वापस नहीं लाता। उल्टा हिप्नोसिस के दौरान मिसलीडिंग सजेशंस फॉल्स मेमोरी पैदा कर सकती हैं, और इंसान अपनी गलत मेमोरी को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो सकता है। अब सवाल, हिप्नोसिस आखिर है क्या? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार हिप्नोसिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा अटेंशन बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाता है, आसपास की अवेयरनेस कम हो सकती है और हम सजेशन के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो सकते हैं। लेकिन इसे फिल्मों वाला कंप्लीट माइंड कंट्रोल समझना गलत है। हिप्नोसिस का मतलब ये नहीं कि हिप्नोटिस्ट आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। आपकी अपनी अवेयरनेस, इंटेंशंस और कोऑपरेशन भी महत्वपूर्ण रहती हैं। और हाँ, एक करेक्शन यहाँ भी जरूरी है। ध्रुव राठी की वीडियो में स्टैनफोर्ड की ब्रेन स्टडी का जिक्र है। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक ब्रेन स्कैन स्टडी से मिलता है। इसमें रिसर्चर्स ने 545 लोगों को स्क्रीन किया और उनमें से सबसे ज्यादा और सबसे कम हिप्नोटाइजेबल लोगों के ब्रेन स्कैन किए गए। और बताया गया है कि रिसर्चर्स ने 545 लोगों के ब्रेन स्कैन किए। यह टेक्निकली सही नहीं है। स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स ने 545 लोगों को पहले स्क्रीन किया था। उसमें से सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स 36 हाईली हिप्नोटाइजेबल और 21 लो हिप्नोटाइजेबल, यानी कुल 57 लोगों को ब्रेन स्कैन किए गए थे। और इन स्कैन्स में हिप्नोसिस के दौरान ब्रेन एक्टिविटी में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस देखे गए। एक और करेक्शन, वीडियो में हिप्नोटाइजेबिलिटी को 10 से 15% और 70 से 80% कैटेगराइज किया गया है। रिसर्च बताती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 10 से 15% लोग ही हाईली हिप्नोटाइजेबल हैं, यानी उन्हें बहुत अच्छे से हिप्नोटाइज किया जा सकता है। इतने ही परसेंटेज 10 से 15% को हिप्नोटाइज करना मुश्किल होता है, और बाकी 70 से 80% बीच की मीडियम कैटेगरी में आते हैं। यह ब्रॉड आइडिया तो सही है कि लोगों की हिप्नोटाइजेबिलिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन 10 से 15% डिफिकल्ट टू हिप्नोटाइज कहना ठीक नहीं है। रिसर्च में लगभग 10 से 15% लोग हाईली हिप्नोटाइजेबल माने जाते हैं, जबकि बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिवनेस अलग अलग लेवल्स पर होती है। स्टैनफोर्ड की रिसेंट वर्क के अनुसार करीब 15% एडल्ट हाईली हिप्नोटाइजेबल माने जाते हैं, और लगभग 2/3 एडल्ट्स कम से कम कुछ हद तक हिप्नोटाइजेबल हैं। तो क्या हिप्नोसिस बेकार है? बिल्कुल नहीं। मेडिकल फील्ड में हिप्नोसिस का इस्तेमाल कुछ लोगों में पेन मैनेजमेंट, एग्जाइटी और कुछ दूसरी कंडीशंस में ट्रीटमेंट के एक टूल के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता। यानी हिप्नोसिस ना कोई जादू है और ना ही बेकार का ड्रामा, लेकिन इसे मेमोरी की ट्रुथ मशीन समझना बहुत खतरनाक है। और यही इस स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन है। जिल वार्गनियर जरूरी नहीं कि जानबूझकर झूठ बोल रही थी। एक इंसान अपनी मेमोरी के बारे में पूरी तरह कॉन्फिडेंट होकर भी गलत हो सकता है, और यही वजह है कि आई विटनेस टेस्टिमनी को लेकर साइंस इतनी सावधानी बरतती है। फ्लोरस केस में भी बाद में सामने आए रिसर्च और लीगल आर्ग्यूमेंट ने इस आइडेंटिफिकेशन की रियलाइबिलिटी पर गंभीर सवाल उठाए।
खासकर क्योंकि इनिशियल डिस्क्रिप्शन, शुरुआती नॉन आइडेंटिफिकेशन, सजेस्टिव प्रोसीजर्स, हिप्नोसिस और समय बीतने के बाद की आइडेंटिफिकेशन सभी फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए, अगर मैं आपको पूरी वीडियो में बार बार लाल रंग का सजेशन देता रहूं और अंत में पूछूं वो कार किस रंग की थी, लाल या सफेद, तो आपके दिमाग में लाल रंग आ सकता है। यही एक्सपेरिमेंट ध्रुव राठी ने अपने वीडियो के आखिर में किया। ये याद करके बताइए कि क्या कलर था उस गाड़ी का, व्हाइट या रेड। जो पहला कलर आपके दिमाग में आ रहा है उस आंसर को लॉक कर दीजिए। अगर आपका जवाब रेड था तो अनफॉर्चुनेटली ये गलत है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने रेड चुना हो। इसके पीछे कारण ये है कि पूरे इस वीडियो के दौरान मैंने बहुत बार रेड कलर को सजेस्ट किया आपके सामने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने सच में लाल कार देखी थी। यही सजेशन और मेमोरी का कनेक्शन है। इसलिए अगली बार जब आपको किसी घटना के बारे में लगे कि मुझे 100% याद है कि ऐसा हुआ था, तो एक बार रुककर जरूर सोचिए, क्या ये मेरी एक्चुअल मेमोरी है या किसी सजेशन ने मेरी मेमोरी को इन्फ्लुएंस किया है। क्योंकि असली रहस्य हिप्नोसिस में कम और हमारे दिमाग में ज़्यादा है।